गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक कॉमन टॉपिक, स्वैच्छिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र एवं किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो इसमें हम मानते हैं कि किसी एक बंद निकाय के लिए आवेश स्वैच्छिक आवेश वितरण है और उस निकाय में आवेशों पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम छोटे छोटे आयतन अल्पांशों के रूप में मानते हैं। अब हम किसी बिंदु आवेश के लिए मानते हैं तो बिंदु आवेश के लिए आवेश घनत्व रो के बराबर मानते हैं। माना किसी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी बिंदु इस पर यहां पर कोई एक आयतन अल्पांश है, यह आयतन अल्पांश एक क्यूब के रूप में मानते हैं। इस बिंदु से मूल बिंदु से इस आयतन अल्पांश के बीच की दूरी माना स्मॉल r है और हम जब किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करते हैं, माना वो विभव P है जो यहाँ पर स्थित है और मूल बिंदु 0 से लगाकर P बिंदु जहां पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे वह दूरी r वेक्टर है। आयतन अल्पांश से बिंदु P जहां पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे उसके बीच की दूरी माना स्मॉल a वेक्टर है। ये हमारे पास है। यहां पर इस त्रिभुज में माना बिंदु A पर कोई आयतन अल्पांश है dv, आयतन अल्पांश में आयतन के सापेक्ष v, अल्पांश में dv के सापेक्ष मूल बिंदु से आयतन अल्पांश के बीच की दूरी माना स्मॉल r है और मूल बिंदु से जहां बिंदु P पर जो z अक्ष दिशा में है उस z अक्ष दिशा में माना x y z कुछ इस प्रकार में है, तो z अक्ष दिशा में बिंदु P पर स्थित है और P और मूल बिंदु के बीच की दूरी कैपिटल R है। आयतन अल्पांश और विद्युत विभव P जहां पर उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे P और A के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो हम इसके सापेक्ष आगे की स्थिति निकालते हैं। तो देखिए यहां पर विद्युत विभव की वैल्यू निकालने के लिए V विभव का मान तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष होता है V बराबर k q by r। r यहाँ पर आवेश के बीच की दूरी की वैल्यू निकाली जाती है बिंदु आवेश के लिए। यहाँ पर हम आयतन अल्पांश के लिए निकालेंगे तो आयतन अल्पांश और विभव यहाँ पर v दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम विभव को फाई के बराबर मानेंगे यहाँ पर। और इस पर जहां पर ये निकाला गया बिंदु A, तो यहां से इस बिंदु के बीच की दूरी है a, आयतन अल्पांश a और P के मध्य की दूरी है a, तो हमारे पास रह जाएगा k q अपॉन a वेक्टर। बिंदु P व a के बीच की दूरी है, ये हमारे पास P व a के बीच की दूरी है। और क्यों आवेश है, क्यों कोई बिंदु आवेश है। जब हम किसी रेखीय आवेश की बात करते हैं तो लैम्बडा लेते हैं, जब हम किसी पृष्ठ या प्लेट की बात करते हैं तो हम सिग्मा लेते हैं। यहाँ पर किसी बिंदु आवेश की बात है। बिंदु आवेश के लिए आवेश की मात्रा यानी आवेश की मात्रा लेते हैं रो बराबर किसी बिंदु आवेश के लिए वैल्यू होती है q अपॉन v और हम आयतन अल्पांश के लिए ले रहे हैं तो ये रह जाएगा dv। तो हमारे पास dv या q की वैल्यू रह जाएगी q बराबर रो dv। तो हमारे पास विभव की वैल्यू है वो ये रह जाएगी फाई बराबर k रो dv अपॉन a वेक्टर। तो हमारे पास विभव बराबर जो फाई के रूप में लिया गया है तो फाई बराबर रह जाएगा k रो dv अपॉन a वेक्टर। तो आगे की स्थिति निकालते हैं। देखो यहां पर हमारे पास डायग्राम वैसा वापिस करेगा। यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r, यहां बिंदु a से p की बीच की दूरी a वेक्टर
और बिंदु P से मूल बिंदु के बीच की दूरी r वेक्टर, तो हमारे पास ये रहेगा। और हमारे पास फाई विभव का मान था, फाई बराबर k रो dv अपॉन a वेक्टर, a परिणाम दूरी का परिमाण। अब इस बिंदु पर हम फाई बराबर इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे a के लिए अगर इसके बीच में यानी r मूल बिंदु और p के बीच में p बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना हो तो हमें r a और r कैपिटल R स्मॉल r और a के बीच का संबंध निकालना पड़ेगा। संबंध निकालेंगे तो हम निकालेंगे त्रिभुज नियम से, और त्रिभुज रहेगा हमारे पास OPA में। इस त्रिभुज में अब देखो त्रिभुज नियम में रहेगा हमारे पास a वेक्टर के सापेक्ष में, तो रहेगा देखो r प्लस a वेक्टर इक्वल्स टू r में। त्रिभुज नियम यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से इसमें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और रह जाएगी कैपिटल इसके बराबर में। तो हमारे पास a वेक्टर डिस्टेंस रहेगी r माइनस r, कैपिटल R माइनस R के सापेक्ष। अब इसका हम परिमाण निकालते हैं, तो परिमाण निकालेंगे तो परिमाण रह जाएगा हमारे पास a वेक्टर, परिमाण निकालेंगे तो रह जाएगा इनका स्क्वायर में, और स्क्वायर रह जाएगा इनके बराबर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r r कोस थीटा, ये वैल्यू रह जाएगी। और परिमाण निकालने के लिए परिमाण की रह जाएगा इनका रूट में, यानी a के वैल्यू में। तो a का परिमाण यानी इसका रूट में निकालेंगे तो a के परिमाण में रूट में रह जाएगा r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा, ये हमारे पास a की वैल्यू रह जाएगी। अब हम a की वैल्यू के बीच का संबंध निकालते हैं, तो देखो a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये रह जाएगी हमारे पास फाई बराबर k रो dv अपॉन a, की जगह वैल्यू हमारे पास ये रह जाएगी, तो ये रहेगी रूट में r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r r कोस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। अब r की वैल्यू का बीच का संबंध निकालने के लिए आगे देखो काम कर लेते हैं। इनके लिए 1 अपॉन r के लिए, केवल इस वैल्यू के लिए, तो देखो a वैल्यू है हमारे पास अपॉन में, यानी इसमें रहेगी वैल्यू सिर्फ r के लिए, तो r के लिए वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 1 अपॉन a परिमाण के लिए, तो ये हमारे पास k रो dv अपॉन a की वैल्यू में a, तो ये a रहेगा अपॉन में, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन रूट r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा। इस समीकरण में हम r स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तब, तो हमारे पास रहेगा 1 अपॉन a इक्वल्स टू, यहां से इनमें अगर इस इक्वेशन में से हम r स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो r स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट के बाहर में वह रह जाएगा केवल r के बराबर। तो आगे की स्थिति बढ़ेगी कुछ ऐसे, 1 अपॉन में रहेगा सारा का मान, तो देखो ये रह जाएगी 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसमें r स्क्वायर का भाग लगा 1, इसमें r स्क्वायर का भाग लगा तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2 r, अब देखो 2 r आ रहा है तो इसमें से कैपिटल R कट जाएगा और एक r बचेगा, r स्क्वायर का भाग लगा तो अंदर रह जाएगा r cos थीटा। ये वैल्यू रहेगी नीचे 1 अपॉन r के अंदर, और जब इनको वैल्यू हो जाएगी ऊपर में तो ये रूट में भी रहेगी, और वैल्यू जाएगी ऊपर में तो माइनस का 1 लग जाएगा, माइनस का 1/2 रूट में रहेगा, रूट में भी रह जाएगा और रूट जाएगा ऊपर में तो पावर है नेगेटिव में आ जाएगी। तो आगे की स्थिति और देखिए,
इसमें केवल 1/a की वैल्यू के लिए निकालना है। तो 1/r का r, इसमें मान निकालने के लिए माना कि एक पद ये है और एक पद ये है, पूरा एक का मान एक में रहेगा, इसको हम माना पद है x, तो आगे की पावर लगी हुई है माइनस में 1/2 रूट में। तो इसे निकालते हैं बाइनेकल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से देखो क्या रहेगा, द्विपद प्रमेय 1 प्लस, यहाँ पे प्लस ये माना कि x है, तो ये x का रहेगा और फॉर्मूला रहेगा nx पावर में -1। तो आगे की प्रमेय कुछ इस प्रकार बनेगी, 1 प्लस nx प्लस n कोष्टक n माइनस 1 x स्क्वायर फैक्टोरियल 2, आगे n कोष्टक n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर 3 फैक्टोरियल 3। ये हमारे पास रह जाएगी। आगे की स्थिति चलती जाएगी आगे। तो देखो इस पद को हम इस प्रमेय के अनुसार सोल्व करते हैं, तो ये रह जाएगी 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r cos थीटा अपॉन r की पावर -1/2। अब देखो यहाँ पे 1 का 1 n की जगह है माइनस का 1/2, पावर में n की है 1/2 x की वैल्यू है यहाँ पर टोटल ये जो इसमें लिखा हुआ है r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा बाई कैपिटल R, ये आ गया इसमें nx के लिए। अब आ जाओ इस पे, इसके लिए प्लस n की वैल्यू है माइनस का 1/2, एक तो ये 1/2 तो ये रह जाएगा, और इनमें 1/2, एक तो फैक्टोरियल 2 का मान 1/2, फैक्टोरियल 2 का मान जाएगा 1/2, n की वैल्यू माइनस का 1/2 और n की वैल्यू फिर माइनस का 1/2 और फिर माइनस का 1, ये रह जाएगा माइनस के 3/2, ये रहे माइनस के 3/2। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा, ये हमारे पास x की वैल्यू है, और x का है यहाँ पे स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बची वो कुछ इस प्रकार में है, देखो कुछ ऐसे ये बनेगा आगे इनकी जगह बराबर 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा r की पावर -1/2। यहाँ पे ये तो वैल्यू सेम मिल जाएगी, 1 माइनस 1/2 r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा बाई r, ये यहां से एक ये पद तो एचटी सेम आ गया। इसको हल में देखो, 2 से 2 गुणा 4 को 2 से गुणा 8 माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू रह जाएगी प्लस में 3/8, और अंदर वाली इक्वेशन का रह जाएगा स्क्वायर में, तो ये रह जाएगा r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा बाई r की पावर स्क्वायर पावर 2। आगे की स्थिति और चलती जाएगी। अब इन वैल्यू को आगे की और सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हमारे पास ये फॉर्मूला फिर काम में आएगा। आगे की स्थिति में ये वैल्यू वापस काम में आएगी, तो इनके लिए सॉल्व करते हैं इनको। आगे की स्थिति में इनको स्क्वायर सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर सॉल्व में देखो क्या रह जाएगा। अब वैल्यू आप डायरेक्ट रखना चाहो तो 1 अपॉन इसके साथ में, इस पूरी वैल्यू के साथ में अभी भी 1 अपॉन r में, क्योंकि हमने इस द्विपद को सोल्व करते हुए ये वैल्यू निकाली थी, जबकि इसके साथ में भी r और है। तो अब देखो ये इनके साथ में और अपॉन 2r,
एक स्थिति है। ये माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा r cos थीटा अपॉन r। ये वाला ये यहां तक सोल्व। अब इसे सोल्व करते हैं, ये रह जाएगा। पहले इसको होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं, तो होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो रह जाएगा प्लस के 3/8। आगे ए स्क्वायर का मतलब ये ए स्क्वायर का मतलब रह जाएगा r4 बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब जाएगा 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे जाएगा -2b, तो -2 ए का मान ये ए स्क्वायर, बी का मान 2 और हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 4r क्यूब, एक आ रही है 2ab, तो 2ab ए ये रह जाएगा, बी में रह जाएगा r क्यूब कोस थीटा। ये हमारे पास स्थिति सेम। आगे की स्थिति चलती जाएगी, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व के अनुसार देखिए 1/r = 1, अब -r² प्लस r cos थीटा अपॉन r प्लस इससे सॉल्व करते हैं 3/8 r4 अपॉन r4, इससे सॉल्व करते हैं तो देखो प्लस 8 से ये जाएगा 2 r तो जाएगा 3/2 r² cos स्क्वायर थीटा अपॉन r²। आगे की ये सेम रह जाएगा माइनस के 3/2 r³ cos थीटा अपॉन r²। आगे ये देखो 2ab में ये भी r³ में रहेगा, ये भी r³ में। आगे की स्थिति से चलती जाएगी। आगे में हमारे पास था 1/a मापांक में r के कोष्ठक में, तो r को इससे गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा 1/r, इससे गुणा करेंगे तो माइनस, पहले हम इसमें r और r की उच्चतम घातों के रूप में लेते हैं तो एक 1/r एक में रह जाएगा, अब r की घात 2 के रूप में, तो r से गुणा करेंगे तो रह जाएगा r², तो r² बराबर रह जाएगा 2r², एक में, और इससे गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा प्लस r cos थीटा r², और ये r इनसे गुणा करेंगे आगे तो रह जाएगा 3/8 r4 अपॉन r5, इनको गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा 3/2 r² cos स्क्वायर थीटा अपॉन r³, और ये जाएगा 3/2 r3 cos थीटा r4। आगे डैश डैश में आगे की स्थिति में अब हम इनको उच्चतम घात के रूप में लिखते हैं, तो 1/a बराबर पहले 1/r, अब r² वाले पद में लेते हैं, तो r² वाले पद में यह हमारे पास कुछ ऐसे है। r² वाले पद में हमारे पास 2 पद है, एक तो ये मिल जाएगा और r³ वाले में ये 2 पद है। हमारे पास r² 2r, और इसको गुणा करने पर स्थिति बनी कुछ ऐसे, तो r³ वाले पद में हमारे पास एक पद ये बनेगा और ये बनेगा, ये हमारे पास a² के रूप में r² वाले पद में था, ये r² में, तो ये पद बनेगा r³ के लिए। हमारे पास 1/r में ये रहेगा, r² वाले पद में ये रहेगा प्लस का r cos थीटा r², तो r वाले पद में ये r की घात के रूप में ये, अब r³ वाले पद में ये 2 पद रहेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक तो रहेगा 2r³, ये रह सकते हैं प्लस का नीचे 2r³ रह जाएगा कॉमन, और बाकी की जो स्थिति बनेगी वो रहेगी 3 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से रह जाएगा -1, यहाँ पे भी r² है, यहाँ पे भी r² है, तो दोनों में मिलाकर ये रह जाएगा r²
फिर कॉमन दोनों में, तो स्थिति कुछ ऐसे बनेगी। आगे R4 की वैल्यू आती रहेगी। अब हमारे पास जो लास्ट शुरुआत में हम लेके चले थे वहीं पे आते हैं वापिस। शुरू में हमारे पास वैल्यू थी 5 बराबर k रो dv अपॉन a, ये वाली थी। ये हमारे पास था अल्फांस के रूप में। इसको संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो ये 5 बराबर समेशन इंटीग्रेशन k रो dv अपॉन a रह जाएगा। a की वैल्यू, k की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और a की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास 5 बराबर समाकलन में k की वैल्यू सब में जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और रो dv, dv सब के साथ में रहेगा, a की वैल्यू ये है 1 अपॉन a की वैल्यू ये रहेगी। तो ये वैल्यू कुछ हमारे पास ये रहेगी रो और a की वैल्यू है 1 अपॉन r प्लस r cos थीटा बाई r स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 r क्यूब 2r क्यूब और r स्क्वायर प्लस में आगे चल रहे हैं और ये रह जाएगा dv के सापेक्ष, यानी हम घात इतनी लेते हैं तो ये रह जाएगा dv के सापेक्ष। अब इन सभी पदों को अलग अलग पद में लिखने पर अलग अलग पद में देखो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 5 बराबर रो dv अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, केवल इस पद के लिए। तो रो dv साथ में इसके समाकलन में रहेगा तो स्थिति कुछ ऐसे बढ़ेगी इसमें रो dv। अगले वाले पद का जो अगले वाले पद में रह जाएगा रो r cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये रह जाएगा। अगली वाली स्थिति में आ जाओ फिर ये रह जाएगा हमारे पास रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 r स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 r क्यूब, ये रह जाएगी। और ये फिर समाकलन में आगे की स्थिति से। अब देखो इन सभी को यहाँ पर रो dv को हम मानते हैं p0 के बराबर साम्य अवस्था के लिए और रो r cos थीटा dv इसको हम मानते हैं p1 के बराबर। यहाँ पर r cos थीटा बराबर हम z के बराबर मानते हैं, अक्षांश z के सापेक्ष, प्लस रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 r स्क्वायर, इसे रो 3 कोष्टक cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 r स्क्वायर dv बराबर हो जाएगा p2 के बराबर। इन सभी मानों को रखने पर तो हमारे पास विभव, कुल विभव का मान रहेगा p0, ये रह जाएगा हमारे पास p0 और गुणा में रह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r और हमारे पास p1 रह जाएगा ये वाली वैल्यू, pr cos थीटा रह जाएगा p1 यानी कि r cos 0 z रह जाएगा, इसे pz dv भी लिख सकते हैं। तो ये रह जाएगा हमारे पास p1 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। यहाँ पर इसके अंदर p0 का मान ये पूरी वैल्यू रह जाएगी यहाँ से यहाँ तक में, ये r क्यूब इसमें बाहर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब और ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी कुछ ऐसे रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, ये वैल्यू 1 रह जाएगी। तो हमारे पास 2 का मान ये रह जाएगा और r क्यूब बाहर आ जाएगा, फिर रह जाएगी p2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब और आगे की स्थिति फिर चलती जाएगी। इनमें हम 3 स्थिति निकालते हैं, टोटल 5 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। इसमें हम 3 स्थिति निकालते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। तो हमारे पास 5 की वैल्यू में 3 वैल्यू इसी समीकरण पर आधारित रहेगी। तो देखिए केस फर्स्ट के अंदर
केस फर्स्ट के अंदर रह जाएगी हमारे पास इसमें। इस केस फर्स्ट में P1 और P2 दोनों को हम 0 के बराबर मानते हैं एलिजिबल, या फिर कह सकते हैं कि घातों को 1/r को छोड़कर r² या r³ या कह सकते हैं उच्चतम घातों को 0 के बराबर मानने पर इसमें हमारे पास पाई की वैल्यू आएगी P0 4 पाई एप्सिलॉन r। इसे किसी आवेश बंद निकाय में, किसी बंद निकाय के लिए आवेश का मान बिंदु आवेश के लिए एकल आघूर्ण के बराबर होता है। मोनोपोल मोमेंट एकल आघूर्ण के बराबर, एकल आघूर्ण के बराबर है, ये रह जाएगी हमारे पास मोनोपोल मोमेंट के बराबर। अब केस सेकंड के लिए, केस सेकंड में P0 व P2 को 0 के बराबर मानने पर, 0 के बराबर मानेंगे तो फाई बराबर रह जाएगा हमारे पास P1 4 पाई एप्सिलॉन r²। ये यहाँ पर P1 के लिए रह जाएगा और यह r cos थीटा जिसको z के बराबर माना गया था तो r² के बराबर रह जाएगा। इस स्थिति में यानी केवल P0 और P2 का मान एलिजिबल 0 के बराबर रह जाएगा, तो ये वैल्यू में केवल r², ये वैल्यू ही हमारे पास बचेगी एक स्थिति के लिए। इस स्थिति में किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विगुण आघूर्ण के बराबर होता है। डायपोल मोमेंट द्विगुण आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा डायपोल मोमेंट। अब एक स्थिति हो रही है केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर यहां पर इस वैल्यू के लिए, ओनली फॉर इस वैल्यू के लिए ये रह जाएगा हमारे पास पाई बराबर P2 4 पाई एप्सिलॉन r³ के, और आगे 4 और स्थिति भी चलेगी। यहां पर P2 बराबर हमारे पास था 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 r²/2, ये वैल्यू रह जाएगी। ये वैल्यू थी P2 के बराबर और dv इसके समाकलन के सापेक्ष था। तो इसमें ये वैल्यू कहलाती है चतुर्ध्रुव आघूर्ण। इस वैल्यू को हम मानते हैं थीटा के बराबर। यहां पर चतुर्ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि ही होती है जो दिशा पर निर्भर करती है, प्रदर्श राशि होती है जो दिशा पर निर्भर करती है। इसमें यदि थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो इस स्थिति में निर्देशांक ज्यामिति पर आकृति बनेगी, वह बनेगी गोलाकार। यदि थीटा का मान बड़ा हुआ 0 से तो ये स्थिति दीर्घ इस प्रकार बन जाएगी, बोले आकार। यदि थीटा की वैल्यू बड़ी हुई तो द्विगुण आघूर्ण पर स्थिति ये बनेगी ऊर्ध्वाधर, ये स्थिति बनाएगी क्षैतिज में, यह दीर्घ ऊर्ध्वाधर आकृति बन जाएगी। तो हमारे पास किसी बिंदु आवेश के लिए वितरण आवेश कुछ इस प्रकार रहेगा।